हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन सक्सेसफुल लोगों के बारे में, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, बायोग्राफी और मोटिवेशनल स्टोरी। तो पहले नंबर पे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के प्रखर द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखक और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। अबुल बकीर जैनुल अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता अशिमा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम सर्वोच्च मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिल लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एयरस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बना कर किया। डीआरडीओ में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इस परियोजना की सफलता के परिणाम से भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परियोजना पर कार्य आरंभ किया, तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963-1964 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा
की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन जिनके देख रेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिने जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दी थी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रभास डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल दी है। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदंबरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेट का विकास किया। इसे क्लास राजू स्टेट का नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रपति एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनज़र NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न ने नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति वह कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने ये विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल के समाप्ति के समय एक बार फिर उनका नाम अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में था, परंतु आम सहमत नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का विचार त्याग दिया। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद का समय। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखक, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्य में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थाओं, शिलोंग भारतीय प्रबंधन संस्था, अहमदाबाद भारतीय प्रबंधन संस्था, इंदौर जैसे संस्थाओं से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर, अन्य यूनिवर्सिटी चेन्नई में एयरस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया था। कलाम हमेशा से देश के युवकों को और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवकों के लिए
व्हाट कैन आई गिव पहला की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवकों में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने 2 बार 2003-2004 एमटीवी यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया था। पुरस्कार और सम्मान। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्य के लिए डॉक्टर कलाम को उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विद्यालयों ने उन्हें मानदान डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण, पद्मविभूषण और भारत से सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। मृत्यु 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रधान संस्था शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोग के प्रिय और चाहते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। और आगे बात करते हैं भारत के उस शख्स के बारे में जिसको आज सब कोई जानते हैं, धीरूभाई अंबानी। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया। वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक विद्युत के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसे हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके जोखिम उठाता है। धीरूभाई ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। शुरुआती जीवन 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ा में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोदरन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमाना बहन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार का पालन करना अध्यापक गोदरन भाई के लिए सरल काम ना था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरूभाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। व्यावसायिक सफ़र की शुरुआत। ये उदाहरण की हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी हुई होती हैं। धीरूभाई अंबानी एक एकदम सटीक खरी उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहल धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। ये काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। नौकरी के दौरान भी बिजनेस। धीरूभाई ने बड़े भाई रमनीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन में जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर
नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने के मौके की तरह ज़्यादा रहा। उन्होंने उस हरेक संभावना पर इस समय में विचार किया कि इस तरह से सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाओं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। यहाँ दोनों घटनाएं उस समय की हैं जब वह सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहाँ वह काम करते थे वहाँ काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहाँ चाय के लिए 1 रुपये चुकाने पड़ता था। उनसे अपना इस कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी जाते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्होंने ही सुनते जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरू भाई ने अपनी ही तरीकों से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वे हार्टन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी पारखी नज़र और अवसर बुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। यूं कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्के का प्रचलन था। धीरू भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों में मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चलता वह मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरू भाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने का सारे गुण हैं। चुनौतियां और सफलता। यमन में धीरू भाई के समय बीत रहा था कि वहां आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरू भाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए परिस्थितियां घड़ती शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। धीरू भाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना मामा लाल दयानानी के साथ मसालों और शक्कर का व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्दी ही वह बम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। ये बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्दी ही ये घर घर में पहचाने जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमनीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह
कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें दो बेटे मुकेश और अनिल तथा दो बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन सब के बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियां को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लगाते रहे। उनके और नुस्ली बाड़िया के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका का निर्वहन किया। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। तो आगे आते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का जन्म अक्टूबर 11, 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद में हिंदू परिवार में हुआ और इनके बचपन का नाम इनकलाब था, जो बाद में बदल कर अमिताभ रख दिया गया। इनकलाब नाम जो है वो आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले नारे इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। अमिताभ नाम मतलब होता है ऐसा दीपक जो कभी नहीं बुझे। अमिताभ के पिता हरवंश राय बच्चन, जो खुद एक मशहूर हिंदी के कवि थे, और उनकी माता तेजी बच्चन, जो कराची से वास्ता रखती है, ने उन्हें स्टेज की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया। वैसे आपके जानने लायक एक दिलचस्प बात और भी है कि अमिताभ बच्चन का उपनाम श्रीवास्तव और लेकिन इनके पिता ने उनकी रचनाओं को बच्चन नाम से प्रकाशित करवाया, जिसके कारण उसके बाद पूरे परिवार के साथ ये नाम जुड़ गया। करियर और फिल्म इंडस्ट्री। शुरू में अमिताभ के लिए चीज़ें आसान भी, क्योंकि इन्हें फिल्मों की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत ना सामना नहीं करना पड़ा, और इसकी वजह है अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से मित्रता होना, क्योंकि इसी वजह से इंदिरा गांधी के साथ हाथ का लिखा सिफारिश खत की वजह से उन्हें के एक अब्बास की फिल्म साथ हिंदुस्तान में आराम से काम करने का मौका मिल गया। हालांकि अमिताभ ने फिल्मों में दुनिया में अपना हाथ आजमाने से पहले एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी, और बाद में इनके मां के द्वारा उत्साहित करने के बाद ये नौकरी छोड़ के मुंबई आ गए। वहां इन्होंने काम करने के लिए 800 रुपये महीना वेतन मिलता था। शिक्षा। अमिताभ बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में भी हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, क्योंकि बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ाई के बाद इन्होंने शेरवुड कॉलेज, जो नैनीताल में है, आर्ट में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। साथ ही इसके बाद विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध केएमसी कॉलेज से पढ़ाई की, और इसके बाद एमए के लिए ज्ञान प्रबोधिनी कॉलेज, जो इलाहाबाद में है, से की। सफलता के लिए संघर्ष। वैसे अमिताभ को भले ही फिल्मों में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद के लिए दिनों में चीज़ें इनके लिए मुश्किल थी, और यही वजह है कि न केवल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ने कोई अच्छा प्रदर्शन कमाई के हिसाब से नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में इनकी भूमिका के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला, और इसके बाद करीब 7 साल तक के अपने संघर्ष में इन्होंने कई विशेष सफलताएं नहीं मिली,
और तब तक ऐसा कहा जाता है कि वो निर्माता और निर्देशक महमूद साहब के घर में रुके स्टार बने। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहर की फिल्म में इन्हें इंस्पेक्टर का रोल मिला, जिसमें इनका किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था। उस किरदार में अमिताभ बच्चन एकदम अलग तरह से रोल में थे और साथ ही इनकी भारी आवाज़, जिसके लिए इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलने वाले के पद के लिए निकाल दिया गया था, वही इनकी खासियत भी बनी। ऐसे में जनता के लिए अमिताभ का ये रूप बहुत पसंद आने वाला था और इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और अंग्री यंग मैन के रूप में एक नई छवि अमिताभ की जनता के बीच में बनी, जिसने इन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। ये यही साल था जिसने अमिताभ के लिए बादुड़ी से शादी की करी और कहा जाता है कि अमिताभ के साथ अब उनका लेडी लक भी था, क्योंकि इसी साल अमिताभ बच्चन ने जया के साथ 3 जून को बंगाली संस्कार से विवाह भी किया था। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स 1976 से लेकर 1984 तक अमिताभ को अपनी कई सारी कामयाब फिल्मों की वजह से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिससे उनकी बेहद कामयाब दीवार और शोले जैसी फिल्म भी है, जिसमें की बेहद कामयाब दीवार और शोले फिल्म भी है। शोले तो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। यही एक वजह है कि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और पहचाने वाले अमिताभ अभिनेता और सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड्स पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ ने अब तक 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। और एक तरह से ये रिकॉर्ड है। 1974-1987 तक संसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका दी है। असल में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी की सलाह पर वो राजनीति में उतरे और इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और राजनीति के चकन्ने कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणों को हरा दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही, यानी राजनीति में आने के 3 साल बाद ही अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन के एक्टिंग के अलावा भी गायक के रूप में भी अपना योगदान दिया है। साथ ही एक अच्छे विज्ञापनकर्ता के रूप में भी अमिताभ बच्चन की पहचान बनी हुई है। और उम्र के इस दौर में भी, जब वो 73 साल के हो चुके हैं, अभी भी सक्रिय हैं। कौन बनेगा करोड़पति शो में भी इन्होंने होस्ट के तौर पर काम किया है और अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले करोड़ों में हैं। अमिताभ के 12 से अधिक फिल्मों में डबल रोल किया है और एक फिल्म महान के लिए तो इन्होंने ट्रिपल रोल भी किया है। आज के दिन में अमिताभ के पास एक खास मुकाम है और इसी वजह से इन्होंने फ्रांस के एक शहर गुविले की मानद नागरिकता भी इनके योगदान को देखकर मिली है, जो भी किसी भी विदेशी नागरिक को लिए न केवल सम्मान की बात है, बल्कि बहुत ही दुर्लभ लोगों के पास ये है, क्योंकि ये केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास और पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन तथा पोप जॉन पॉल द्वितीय को ही दिया गया है।
बच्चों और परिवार। अमिताभ बच्चन की दो संतान है, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन, जिसमें से अभिषेक बच्चन भी खुद अभिनेता हैं और अभिषेक का विवाह ऐश्वर्या राय के साथ हुआ है। सामाजिक रूप से सक्रिय अमिताभ बच्चन सोशल साइट पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए ब्लॉग और फेसबुक और ट्विटर पर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद आते हैं मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद बहुत प्रसिद्ध बेहतरीन हॉकी प्लेयर थे। गोल करने की उनकी क्षमता अद्भुत थी और अक्सर विरोधी टीम भारत के इस खिलाड़ी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते थे। 29 अगस्त को आने वाला उनका जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत के राष्ट्रपति ने भी उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और ध्यानचंद अवार्ड से इस दिन सम्मानित भी किया गया है। हॉकी फील्ड में 3 ओलंपिक मेडल जीतने वाला भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद बेशक हॉकी के सबसे बेहतरीन और हरफनौल खिलाड़ी थे। वह उस समय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य थे, जिस समय भारतीय हॉकी टीम ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ था। एक खिलाड़ी के रूप में गोल करने की उनकी शैली और कला दूसरे सभी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग और अद्भुत थी। इसलिए उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। हर मैच में हॉकी की गेंद पर उनकी अद्भुत पकड़ होती थी और गेंद को घसीटने में भी वह बेहतर थे, बल्कि गेंद को घसीटने की उनकी कला अविश्वसनीय थी। लोग उन्हें हॉकी की स्टिक से खेलने वाला जादूगर कहकर ही बुलाते थे। कई बार विरोधी टीम ने उनकी स्टिक को भीतर से देखने के लिए मैच के दौरान तोड़ने की भी कोशिश की थी। हॉकी के प्रति उनका प्रेम तब बढ़ने लगा था जब किशोर रास्तवा में ही वह आर्मी में शामिल हो चुके थे। शुरू में आर्मी टीम की तरफ से खेलते थे, जहां उन्होंने अच्छा खेलकर अपना नाम भी कमाया। जिस भारतीय टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक और 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उस भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद ही थे। 1932 के ओलंपिक में भारत का पहला मैच जापान के खिलाफ था, जिसे उन्होंने 11-1 से जीता था। इससे सिद्ध हुआ कि भारतीय टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सबको यकीन था कि टीम फाइनल में जाकर एक बार फिर गोल्ड मेडल जरूर जीतेगी। ओलंपिक के बाद भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड और दूसरे देशों से खेलने के लिए बहुत से इंटरनेशनल टूर भी किए। टूर के अंत में भारत खेले गए 37 मैचों में से 34 जीता था। इस टूर में चंद ने भारत द्वारा किए गए 338 गोल से 133 गोल दागे थे। 1934 में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया और अपनी कप्तानी में टीम को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भी गए। वहां भी उन्होंने अपना जादू दिखाया और भारत के तीसरे ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताया। 1940 के अंत तक वह लगातार हॉकी खेलते रहे और फिर इसके बाद 1956 में आर्मी के मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अंतिम दिन 1956 में 51 साल की उम्र में मेजर के पद पर कार्य करते हुए वह सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उसी साल भारत सरकार ने उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण देकर सम्मानित किया।
बाद में उन्होंने पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के मुख्य हॉकी कोच होने के बाद स्वीकार किया और कई सालों तक उसी पद रहते हुए काम भी किया। चंद ने अपने अंतिम दिनों अपने गांव झांसी उत्तर प्रदेश भारत में बिताए थे। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु 3 दिसंबर 1969 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में हुई। झांसी के शहीदों के मैदान पर उन्हें दाह संस्कार किया गया था। मेजर ध्यानचंद को मिले हुए अवार्ड और उपलब्धियां। वह उन 3 भारतीय टीम के सदस्य थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अपने पूरे हॉकी करियर में उन्होंने तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा गोल किए थे, जिसमें से 400 उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए थे। 1956 में हॉकी फील्ड में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया था। किसी भी खिलाड़ी की महानता को गिनने का सबसे का पैमाना यही है कि उस खिलाड़ी के साथ कितनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब ही नहीं। हॉलैंड में तो लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तुड़वा कर भी देख ली थी कि कहीं उसके चुंबक तो नहीं। यही घटना हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता तो दर्शाती है। वक्त अगर किसी चीज़ को लौटाना चाहे तो बेशक भारतीय खेल जगत मेजर ध्यानचंद को मांगना चाहेगा। ऐसा ना कोई हुआ और हो सकता है और ना भविष्य में कोई होगा। खेल से खिलाड़ी की पहचान बनती है, लेकिन ध्यानचंद तो हॉकी का आईना बन गए। रतन टाटा। रतन टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपति में से एक हैं। रतन टाटा हजारों लाखों लोगों के लिए आदर्श हैं। इन्होंने अपने जीवन में कड़े संघर्ष मेहनत की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। रतन टाटा ने 1951 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने थे और 28 दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि रतन टाटा अभी भी टाटा ग्रुप के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। रतन टाटा टाटा ग्रुप के अलावा टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष भी रहे हैं। रतन टाटा ने अपनी अगुवाई में टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। रतन टाटा का शुरुआती जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1935 में सूरत शहर में हुआ था। 1940 के दशक में जब रतन टाटा के माता पिता सोनू और नवल एक दूसरे से अलग हुए, उस समय रतन टाटा 10 साल के और उनका छोटा भाई जिमी सिर्फ 7 साल का था। इसके बाद इन दिनों भाइयों का पालन पोषण इनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया था। मुंबई के कैंपियन स्कूल से रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उसके बाद कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट से इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। फिर इन्होंने राष्ट्रीय कल्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉलेज विद्यालय से 1962 में स्नातक की डिग्री ली। इन सब के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। रतन टाटा का करियर। भारत वापस आने से पहले रतन टाटा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोस में थोड़े समय काम किया। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप से की। टाटा ग्रुप
से रतन टाटा 1961 में जुड़े थे। रतन टाटा टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में अपना सहयोग दे चुके थे। उसके बाद 1971 में इन्होंने राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नेल्को को प्रभारी निर्देशक का कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद 1981 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने। 1991 में जे.ओ.आर.डी. टाटा ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रतन टाटा ने अपनी प्रतिभा के दम पर टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली भारतीय कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जो काफ़ी सफल भी रही। इसके बाद टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोर्स को टेक ओवर कर भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया। दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का आइडिया भी रतन टाटा का ही था। हालांकि बाद में इन्होंने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह के सभी कार्यकारियों को जिम्मेदारी से सेवान्वित हो गए थे और उनकी जगह 44 वर्षीय साइसर मिस्त्री को दे दी गई। टाटा समूह से अपने कार्यों से निवृत्त होने वाले रतन टाटा ने हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील, अर्बन लैंड और चाइनीज मोबाइल कंपनियों जियोमी में भी निवेश किया है। अभी रतन टाटा प्रधानमंत्री व्यापार और उद्योग परिषद में राष्ट्रपति निधि से परिषद के अध्यक्ष में तौर पर नियुक्त हैं। सचिन तेंदुलकर ने समय के साथ रनों का अंबर लगा दिया है। उन्होंने 29 जून 2007 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बेलफास्ट आयरलैंड में खेलते हुए एक दिवसीय मैच में 15,000 रन पूरे कर लिए। इतने रन बनाने के बाद सचिन विश्व के ऐसे प्रथम खिलाड़ी बन गए जिन्होंने इतने बड़े आंकड़े को छुआ है। विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाज माने जाने वाले ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने एक बार सचिन के बारे में कहा था, मैंने उसे टीवी पर खेलते हुए देखा और उसकी खेल तकनीकी देखकर दंग रह गया। तब मैंने अपनी पत्नी को अपने पास बुला कर उसे देखने को कहा। हालांकि मैंने स्वयं को खेलते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस होता है कि ये खिलाड़ी ठीक वैसे ही खेलता है जैसे मैं खेलता हूँ। वास्तव में सचिन क्रिकेट का हीरो और एक ऐसा रोल मॉडल है जिसे सभी भारतीय पसंद करते हैं। कल की सी बात लगती है जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट क्षेत्र में उतरा। एक घुंघराले बालों वाला 15 वर्षीय सचिन, जिसकी भरोई सी आवाज़ ने लोगों के दिल में स्थान बना लिया। वह लगभग 15 वर्ष का ही था जब उसने 1988 में स्कूल के क्रिकेट मैच में कामयाबी के साथ 664 रन बनाए थे। लोग उनके खेल का करिश्माई अंदाज देखने के लिए ही रह गए थे। इसके बाद उसका क्रिकेट के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मैचों के प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है कि लोग कहते हैं कि वह वाकई लाजवाब है। सचिन तेंदुलकर ने 1999 और 90 में कराची में पाकिस्तानी के विरुद्ध अपना पहला टेस्ट मैच खेलकर अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। तब से अब तक के कैरियर में सचिन ने उन ऊंचाइयों को छू लिया है जिसे छूना किसी अन्य क्रिकेटर खिलाड़ी के लिए शायद ही संभव हो सके।
आक्रामक बल्लेबाजी उसका अंदाज है। उसको बल्ला यूं घुमाता है कि दर्शकों को अचंभित कर देता है। यदि वह जल्दी आउट भी हो जाता है तो भी अक्सर अपना करिश्मा दिखा ही जाता है। गेंदबाजी में भी अपना करिश्मा कभी कभी दिखा देता है। एक दिवसीय मैच में 10,000 से अधिक रन बनाने वाला वह पहला बल्लेबाज है। उसने 100 से अधिक विकेट लेने का करिश्मा भी दर्शकों को दिखाया है। सचिन ने दर्शकों के मानस पटल पर अपने खेल की अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। उसने 20 टेस्ट और एक दिवसीय मैच में अनेकों शतक व हजारों रन बना डाले हैं, जितने आज तक कोई नहीं बना सका। जब सचिन केवल 11 वर्ष का था तब वह बेहद शैतान था। माँ बाप को वह अपनी शैतानियों से परेशान करता रहता था। एक बार वह शैतानी करते हुए पेड़ से गिर गया। तब सचिन के बड़े भाई अजीत ने दिमाग में विचार आया कि उसे क्रिकेट की कोचिंग क्लास के लिए भेज दिया जाए ताकि उसकी अतिरिक्त ऊर्जा खेलने में खर्च हो सके। कहा जा सकता है कि ये सचिन की अतिविशिष्ट जिंदगी की शुरुआत थी। आज सचिन 100 टेस्ट मैच खेलने वाला विश्व का 17वां खिलाड़ी बन चुका है। सचिन ने 1990 में पाकिस्तान के विरुद्ध प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। तब सचिन केवल 16 वर्ष का था और प्रथम पारी में बहुत ही नर्वस व घबराता हुआ था। सचिन को तब यूं महसूस हुआ था कि शायद वह जिंदगी में आगे अंतर्राष्ट्रीय मैच और नहीं खेल पाएगा। अक्रम और वकार की तेज गेंदों के सामने वह केवल 15 रन ही बना सका था, लेकिन दूसरे टेस्ट में जब उसे खेलने का मौका मिला तो उसने 59 रन बना लिए और उसने भीतर शीर्ष जगह उठा। सचिन देखने में सीधा साधा इंसान है। वह अति प्रसिद्ध हो जाते हैं पर नम्र स्वभाव का है। वह अपने अच्छे व्यवहार का श्रेय अपने पिता को देता है। उसका कहना है, मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के कारण हूँ। उन्होंने मुझे में सादगी और ईमानदारी के गुण भर दिए हैं। वह मराठी साहित्य के शिक्षक थे और हमेशा समझाते थे कि जिंदगी को बहुत गंभीरता से जीना चाहिए। जब उन्होंने एहसास हुआ कि शिक्षा नहीं क्रिकेट मेरा जीवन का हिस्सा बनने वाली है, उन्होंने उस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने मुझसे कहा कि ईमानदारी से खेलो और अपना स्तर अच्छे से अच्छा बनाए रखो, मेहनत से कभी मत घबराओ। सचिन को भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया था, परंतु 2000 में उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के आने के बाद ये पद छोड़ दिया। सचिन, जिसे सुपरस्टार कहा जाता है, जीनियस कहा जाता है, जिसका ये एक स्टॉक महत्वपूर्ण माना जाता है, अपने पुराने मित्र को आज भी नहीं भूला है, चाहे ये विनोद कांबली हो या संजय मांजरेकर। जब मुंबई की टीम में सचिन ने खेलना आरंभ किया था तो संजय ने राष्ट्रीय टीम की ओर से खेला था। ये दोनों पुराने मित्र हैं। क्रिकेट के अतिरिक्त सचिन को संगीत सुनना और फिल्में देखना पसंद है। सचिन क्रिकेट के अपनी जिंदगी और अपना खून मानता है। क्रिकेट के कारण प्रसिद्धि या चाहने पर ये किस चीज़ का आनंद नहीं ले पाते, ये पूछने पर वह कहते हैं कि दोस्तों के साथ टेनिस की गेंद से क्रिकेट खेलना याद आता है। 29 वर्ष और 134 दिन की उम्र से सचिन ने
अपना 100वां टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 5 दिसंबर 2002 को ओवल में खेले गए एक मैच से सचिन 100वां टेस्ट खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया। सचिन के क्रिकेट खेल की औपचारिक शुरुआत तभी तो हो गई जब 12 वर्ष की उम्र में क्लब क्रिकेट कांगा लीग के लिए उसने खेला। सचिन बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर बना है। MRF टायर, पेप्सी, एडिडास, वीजा, मास्टरकार्ड, फिएट, वैल्यू जैसी नामी कंपनियों ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बड़ी कंपनियों ने विज्ञापन के लिए उसकी सबसे ज़्यादा मांग है। 1995 में सचिन ने $70,50,000 का वर्ल्डटेल कंपनी के साथ 5 वर्षीय अनुबंध किया। इससे सचिन विश्व का सबसे धनी क्रिकेटर खिलाड़ी बन गया। इसके पूर्व बारलारा ने ब्रिटेन की कंपनी के साथ संवर्धित $10,20,000 का अनुरोध किया था। सचिन ने 2002 में नए कीर्तिमान स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 20,000 रन बनाने वाला ये एकमात्र खिलाड़ी बन गया है। उसने 102 टेस्ट मैच में खेले गई 162 पारी में 84-61 रन बनाए। अतिरिक्त 301 दिवसीय मैचों में 11,544 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। उसके बारे में कहा जाता है वह विवियन रिचर्ड, मार्कवा, ब्रायन लारा सबको मिलाकर एक है। तेंदुलकर मानो एक आदमी की सेना है। वह शतक बनाता है, उसे गेंद दे दो वह विकेट लेता है। वह टीम के अच्छे फील्डर में से एक है। हम भाग्यशाली हैं कि वह भारतीय है। 25 मई 1995 को सचिन ने डॉक्टर अंजलि मेहता से विवाह कर लिया। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बच्ची का नाम है सराहा और जिसका अर्थ है कीमती। छोटा बच्चा बेटा है। सचिन की अंजलि से 1990 में मुलाकात हुई। सचिन ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, मुझे उससे प्यार इसलिए हो गया क्योंकि उसके गाल गुलाबी होठ थे हैं। सचिन का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। उसका नाम उसके माता पिता ने अपने पसंदीदा संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा। सचिन ने अपना पहला साक्षात्कार दादर के एक ईरानी रेस्टोरेंट अपने बड़े भाई से दिलवाया था क्योंकि तब उसमें अधिक आत्मविश्वास नहीं था। सचिन को बचपन में क्रिकेट से कोई विशेष लगाव न था। क्रिकेट में शामिल होने पर वह तेज गेंदबाज बनना चाहता था, इसलिए डेनिस लिली से प्रशिक्षण के लिए एक MRF पेस अकेडमी में गया। तब उससे बताया गया था कि उसे बल्लेबाजी पर ध्यान लगाना चाहिए। सचिन अपनी मां के हाथ का भोजन बहुत पसंद है, विशेषकर कि सी फूड। इस कारण उसके आने पर वह विशेष रूप से मछली मंगवाती है। सचिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मात्र 12 वर्ष की उम्र से सचिन ने क्लब क्रिकेट कांगा लीग में खेलना शुरू किया। बॉम्बे स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना पहला शतक 1936 में बनाया। फिर अगले वर्ष स्कूल क्रिकेट में 1200 रन बनाए, जिनमें 2 शतक भी शामिल थे। 1988-1999 में सचिन ने राणा जी ट्रॉफी में बम्बई की तरफ से खेला और शतक बनाया। वह बम्बई की तरफ से खेलने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। अगले वर्ष वह ईरानी ट्रॉफी में लिए टीम में शामिल हुआ और 103 रन बनाए। उसने प्रसिद्ध दिलीप
ट्रॉफी में शामिल होने पर पश्चिमी जाने की और पूर्वी जाने जोन के विरुद्ध 151 रन बनाए। इस प्रकार तीनों देशीय टूर्नामेंट में प्रथम बार भाग लेने पर शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया। जब सचिन और विनोद कामयाबी ने मिलकर सेंट जोवियर्स के विरुद्ध शारदर्शन के 664 रन बनाए, तब किसी भी क्रिकेटर खेल के लिए वह विश्व रिकॉर्ड बन गया। इसमें सचिन ने 326 नॉट आउट का स्कोर बनाया। फिर बॉम्बे क्रिकेट की ओर से उसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी घोषित किया गया। 1991 में 18 वर्ष की आयु में सचिन यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम खिलाड़ी बना। उस वर्ष उसे वर्ष का क्रिकेटर चुना गया। 1992 में वह पहला खिलाड़ी बना जिसने तीसरा उपहार द्वारा आउट करार दिया गया। सचिन ने अपने खेल की शुरुआत से लगातार हर टेस्ट मैच खेला और लगातार 84 टेस्ट खेले। सचिन 29 वर्ष और 134 दिन की आयु में 100वां टेस्ट मैच खेलने वाला सबसे कम आयु का खिलाड़ी बना। सचिन का पहला टेस्ट 1999 में कराची में हुआ, जो कपिल का 100वां टेस्ट मैच था। जिन खिलाड़ियों ने 100वां या अधिक टेस्ट मैच खेले हैं उनमें सचिन का वो सर्वाधिक है, यानी 571,991, जबकि उसके बाद मियादाद का 57,157 है और गावस्कर का 51,112। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला वर्ष 2006, ताकि सचिन एकमात्र क्रिकेटर है। 1912 में 19 वर्ष की आयु में टेस्ट मैच में 1000 रन बनाने वाला सचिन विश्व का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। 20 वर्ष की आयु में पूर्व टेस्ट मैच में 5 शतक बनाने वाला सचिन प्रथम व एकमात्र खिलाड़ी है। सचिन ने अपना पहला टेस्ट मैच शतक इंग्लैंड के विरुद्ध बनाया, तब उसने 119 रन बनाए और नॉट आउट रहा। पाकिस्तान के मुशताक मोहम्मद के बाद सचिन सबसे कम आयु का दूसरा खिलाड़ी है। अक्टूबर 2002 में सचिन 20,000 रन बना कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतने रन बनाने वाला विश्व का प्रथम बल्लेबाज बन गया। जुलाई 2002 में विजडन लंदन द्वारा सचिन को पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया। सचिन दुनिया का सफलतम बल्लेबाज। 10 दिसंबर 2005 को सचिन 38 शतकों के साथ वनडे में सर्वाधिक 13,909 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया। अगस्त 2004 तक सचिन ने 69 अर्धशतक बनाकर पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक के एक दिवसीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर ली। सचिन ने 339 मैचों में 69 अर्धशतक लगाए, जबकि इंजमाम ने 317 मैचों में 69 अर्धशतक लगाए थे। सचिन 38 शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। सचिन ने 339 मैचों में से 13,415 रन बना लिए हैं। विश्व में एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बने। तब तक इंजमाम 317 मैचों में 98 रन बनाने वाले दूसरे नंबर पर थे। सचिन से पूर्व अजरुद्दीन स्वाति 334 एक दिवसीय मैच खेलने थे। सचिन ने अगस्त 2004 तक 339 मैच खेलकर अजरुद्दीन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और भारत का सर्वाधिक मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया। 339 मैच खेलने के बाद भी सचिन विश्व में दूसरे नंबर का खिलाड़ी है। विश्व का सर्वाधिक एक दिवसीय मैच खेलने वाला खिलाड़ी पाकिस्तान का पूर्व कप्तान वसीम अकरम है, जिसने 356 मैच खेले। 50 बार वह मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता चुका है। ये एक रिकॉर्ड है। 10 सितंबर 2005 को सचिन ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर टेस्ट मैच में सर्वाधिक शतक 34 शतक बनाने का सुनील
का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना 35वां शतक श्रीलंका के खिलाफ बनाया। इस टेस्ट में उसने गवाह को 125 टेस्ट खेलने के रिकॉर्ड को भी बराबरी की। टेस्ट मैच में 10,000 से अधिक रन बनाने वाले सचिन सबसे युवक खिलाड़ी हैं। विज्ञापनों की दुनिया का उनको बादशाह कहा जाता है। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2006 में उन्होंने आइकॉनिक से 6 वर्ष के लिए 180 करोड़ का अनुरोध किया। इससे पूर्व उन्होंने वर्ल्ड टेल के साथ 5 वर्ष का 100 करोड़ का अनुबंध किया था। वह वनडे में संबंधित 13,909 रन दिसंबर 2005 तक बना चुके थे। हीरो होंडा स्पोर्ट्स अकेडमी ने वर्ष 2006 के लिए सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का श्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया। मई 2006 तक सचिन 132 टेस्ट मैच में 19,469 रन और 362 वनडे मैच में 14,146 रन बना चुके थे। सचिन को अक्सर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन से ये पूछा जाने पर कि उन्हें ये सुनकर कैसा लगता है, उनका कहना था, मैं देवता नहीं हूँ, लेकिन खुशी मिलती है जब मेरे देश के लोग मुझ पर इतना भरोसा जताते हैं। मैं देश का भाई बहनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं, इससे बड़ी बात क्या होगी। भगवान ने ये वरदान दिया है। 35वां शतक बनाने पर सचिन ने कहा, वैसे तो सभी शतक महत्वपूर्ण रहे हैं। मैंने पहला शतक 17 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में जमाया था। पहला होने के कारण वह ही यादगार है और ये 35वां शतक भी सबसे यादगार रहेगा। सचिन को भगवान में पूरा विश्वास है। साईं बाबा और गणपति के वह अन्य भगत हैं।